चीजें समझ में आए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ताकि ऐसे ही चैप्टर्स की मैं आगे वीडियो बनाऊं। ओके, और आज की इस वीडियो में मैं आपको एनिमेटेड पिक्चर्स के थ्रू ही चीजें समझाऊंगी, जिससे बच्चे को चैप्टर समझने में आसानी होती है। साथ ही साथ स्क्रीन पे आपको कंटेंट भी लिखा हुआ दिख जाएगा। सो अब वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, क्लास 12 की फ्लेमिंगो बुक का फर्स्ट चैप्टर का नाम है दी लास्ट लेसन। देखो, चैप्टर तो फर्स्ट है लेकिन नाम इसका क्या है? दी लास्ट लेसन। अब इस दी लास्ट लेसन चैप्टर के ऑथर या फिर राइटर हैं अल्फोंसे डॉडेट। अल्फोंसे डॉडेट एक फ्रेंच नोवेलिस्ट है और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर है। बस इतना ही चीजें, यानी इतना ही कंटेंट आपको एक राइटर या पोएट के बारे में याद रखना है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता और अब इससे क्वेश्चंस भी ज्यादा नहीं बनते हैं। सो अब बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। बेसिकली इस चैप्टर में क्या है? इस चैप्टर में वॉर, स्टार्टिंग में आपको वॉर के बारे में बताया गया है। किसके बीच में वॉर हुआ था? फ्रांस और पर्शिया के बीच में 1850 से 1851 में वॉर हुआ था, जिसमें फ्रांस वॉज डिफीटेड, यानी कि फ्रांस उस वॉर में हार गया था और पर्शिया जीत गया था। लेकिन इस हार की कीमत फ्रांस को बहुत ही ज्यादा भारी रूप में चुकानी पड़ती है पर्शिया को। क्या होता है? बर्लिन से ऑर्डर आता है कि फ्रांस की 2 डिस्ट्रिक्ट एल्सेस एंड लॉरेन में कल से फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, सिर्फ और सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। इतना ही मैं आपको स्टार्टिंग में बता देती हूँ। आगे आपको चैप्टर के बीच में समझ में आता रहेगा कि मैंने अभी स्टार्टिंग में क्या कहा था। सो गाइस, इस चैप्टर का बेस तो मैंने आपको बता दिया कि वॉर हुआ था किसके बीच में? फ्रांस और पर्शिया के बीच में वॉर हुआ था। कब हुआ था? 1850 से 1851 में वॉर हुआ था, जिसमें कौन हारा था? फ्रांस हारा था। कीमत उसको ये चुकानी पड़ी कि पर्शिया यानी बर्लिन से ऑर्डर आया था कि एल्सेस और लॉरेन में कल से जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। ये याद रखना। अब बढ़ते हैं आगे। अब इस चैप्टर में मैं बताती हूँ आपको कैरेक्टर्स, कौन कैरेक्टर्स इसमें मेन रोल प्ले करता है। मैं आपको इस चैप्टर में 5 कैरेक्टर्स के बारे में बताऊंगी। काफी सारे लोग ये बोल रहे होंगे इस चैप्टर में 5 कैरेक्टर्स तो नहीं है। ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कौन। सबसे पहला कैरेक्टर फ्रांस, यहाँ पे आपको लिखा दिख जाएगा। फ्रांस इज अ बॉय, ठीक है, स्कूल जाता है वो बच्चा फ्रांस, ठीक है। जो नरेटर है, ऑथर है, उनका नाम है फ्रांस। सेकंड कैरेक्टर इज एम हैमिल इज अ टीचर, फ्रेंच टीचर। थर्ड कैरेक्टर इज ब्लैकस्मिथ वॉचर। कौन थे आगे बताऊंगी। थर्ड कैरेक्टर इज दी विलेजर्स कौन है, क्या रोल प्ले करते हैं, वो भी बताऊंगी आगे। एंड द फिफ्थ कैरेक्टर इज दी सिस्टर ऑफ एम हैमिल, जो टीचर है ना, उनकी सिस्टर एम हैमिल। सो गाइस, देखेंगे तो हमारे 5 कैरेक्टर्स मैंने आपको गिनवा भी दिए। फ्रांस लिटिल बॉय, टीचर एम हैमिल, ब्लैकस्मिथ वॉचर, विलेजर्स एंड सिस्टर ऑफ एम हैमिल। बट इसमें से सिर्फ 2 ही कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो है आपका फ्रांस जो नरेटर है, मेन रोल, एंड एम हैमिल जो उसके टीचर है, ठीक है। बाकी जो 3 कैरेक्टर्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बट उतना नहीं, उनके बहुत शॉर्ट रोल बताया गया है स्टोरी में। अब स्टोरी को शुरू करते हैं। गाइस, एक दिन की बात है, एक लड़का, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया, फ्रांस नाम का एक लड़का होता है और वो स्कूल जाने के लिए उस दिन बहुत लेट हो जाता है। जी हाँ, हम भी हो जाते हैं ना स्कूल जाने के लिए लेट, तो वो भी हमारी तरह स्कूल जाने के लिए बहुत लेट हो जाता है। और जैसे हमें डर लगता है कि हमने होमवर्क नहीं किया, हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया, मैम हमें पनिश करेगी, वैसे ही उस लड़के को डर लगता है। तैयार तो वो हो रहा होता है क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत लेट होता है, तो वो एकदम हरी में तैयार होता है, साथ में उसको डर भी लगता है, उसको टेंशन भी होती है कि एम हैमिल ने उसको पार्टिसिपल्स लर्न करने के लिए कहा था और वो आज पार्टिसिपल्स का टेस्ट लेंगे और उसको यानी फ्रांस को तो पार्टिसिपल्स का एक वर्ड तक नहीं आता था। जी हाँ, फ्रांस को पार्टिसिपल्स का एक वर्ड तक नहीं आता था और एम हैमिल वहाँ पे टेस्ट लेंगे और वैसे ही वो वहाँ पे लेट हो चुका है। तो फ्रांस बहुत टेंशन में था, फटाफट से वो स्कूल जाने के लिए रेडी होता है। एक पल में उसको ख्याल आता है, क्या आज स्कूल बंक मार लूं क्या? गाइस, जिस दिन हमारा मन नहीं होता स्कूल जाने के लिए, उस दिन हम कैसे बहाने मारते हैं ना मम्मा से कि मम्मा पेट दर्द हो रहा है, मम्मा स्कूल में मैम पढ़ाई नहीं कराएंगी, मम्मा सब टाइम पास कराते हैं, कुछ पढ़ाई नहीं होती। वैसे ही फ्रांस का मन करता है कि बंक मार लूं क्या? इतना अच्छा मौसम हो रहा है, इतना वार्म ब्राइट मौसम हो रहा है, बर्ड्स वहाँ पे चहचहा रही हैं, सोल्जर्स वहाँ पे ड्रिल कर रहे हैं, तो क्या बंक मार लूं क्या? इतनी बड़ा मैदान है, खेलने में क्या मस्त मजा आएगा। लेकिन वो अपने मन को मारता है और बोलता है, फ्रांस चलते हैं स्कूल, देखा जाएगा जो भी होगा। तो वो जैसे स्कूल की तरफ भागता है वैसे ही वो रुकता है और देखता है बुलेटिन बोर्ड पे बहुत भीड़ लगी है। अब वो सोचता है कि यार अब क्या बुरी खबर आई होगी। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे बुलेटिन बोर्ड क्या है।
बुलेटिन बोर्ड वो बोर्ड है जहाँ पे लास्ट 2 ईयर्स से जितनी भी सारी नेगेटिव या गंदी या कह लो खराब नेगेटिव न्यूज़ होती है वो सारी बुलेटिन बोर्ड पे आके पुटअप होती है। जैसे हमारे स्कूल में नोटिस बोर्ड होता है वैसे ही वहाँ पे बुलेटिन बोर्ड होता है। तो वो जैसे जाता है स्कूल के लिए देखता है कि बुलेटिन बोर्ड पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, तो वो देखता है कि सोचता है अब क्या बुरी खबर आई होगी, बट उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो रुक के खबर देख ले, इसलिए वो उसको स्किप करता है एंड देन ही रश्ड। सो गाइस, भागते भागते ही वो फिर से रुकता है क्योंकि उसको पीछे से कोई टोकता है। कौन टोकता है? ब्लैकस्मिथ वॉचर। मैंने आपको बताया था ना 3 कैरेक्टर्स जो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते हैं लेकिन उनकी भी जगह है चैप्टर्स में, यानी वो भी है चैप्टर्स में। तो पहले कौन थे? ब्लैकस्मिथ वॉचर। कौन? तो ब्लैकस्मिथ वॉचर जैसे ही वो फ्रांस भागता है, ब्लैकस्मिथ वॉचर पीछे से टोंट मारता है कि हे बाब, डोंट गो सो फास्ट, यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, यानी कि आज इतनी जल्दी मत जा, आज तेरे पास बहुत समय है। तो फ्रांस सोचता है कि ये मुझे ऐसा क्यों बोल रहा है, तो फिर सोचता है कि इसने मुझे टोंट मारा होगा, बोलता कोई बात नहीं बेटा, देख लूंगा तुझे। फिर वो भागता है क्लासरूम की तरफ। सो गाइस, जैसे ही फ्रांस स्कूल में बाहर पहुंचता है वो देखता है स्कूल के बाहर वो बात नहीं है जो नॉर्मल डेज पे होती थी। क्या बात होती है? हमारे नॉर्मल डेज पे हम स्कूल जाते हैं, सब स्टूडेंट है, आपको पता होगा, स्कूल में जाते हैं, डेस्क खींचने की आवाज आती है, रूलर, टीचर का रूलर टेबल पे थप 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 बजता है और लेसन्स के रिपीट होने की आवाज आती है, एक ग्रेट हसल बसल होती है स्कूल्स में, ठीक है, वो शोर शराबा होता है। लेकिन आज ऐसा नहीं था। आज ऐसा सिनेरियो था कि इट वॉज लुकिंग एज इफ इट्स संडे मॉर्निंग। संडे मॉर्निंग में कैसे सब लोग अपने अपने घर में रहते हैं ना, आराम करते हैं, वैसे लग रहा था। स्कूल बहुत शांत सा लग रहा था। और जैसे ही वो अपने स्कूल की क्लासरूम की विंडो में ऐसे झांक के देखता है, वो देखता है कि आज तो मेरी क्लास के सारे बच्चे ऑलरेडी सीट पे बैठे हुए हैं। और दूसरी तरफ देखता है कि एम हेवल रूलर को अपने अंडर आर्म में रखकर एकदम तेज, बहुत टेंस लग रहे हैं। तो वो बहुत घबरा जाता है कि मैं अब एंट्री कैसे करूं। क्यों घबरा जाता है? क्योंकि यूजली जब क्लास में बहुत ज्यादा शोर शराबा होता था, बच्चे इधर उधर घूम रहे होते थे, तो फ्रांस अगर लेट भी आता था तो वो चुपके से जाकर अपनी सीट पे बैठ जाता था। लेकिन आज तो सब कुछ सिनेरियो पूरा चेंज था। आज तो बच्चे ऑलरेडी सीट पे बैठे हुए हैं, टीचर भी पहले से खड़े हैं क्लास में, तो आज फ्रांस कैसे जाए। बट हिम्मत कर वो चला जाता है। जैसे ही वो क्लास में एंटर करता है, एक अजीब सी स्माइल आ जाती है ना हमारे बीच में, जब हम एकदम लेट, एकदम राजा की तरह क्लास में पहुंचते हैं और सारे बच्चे से देखते हैं हमें, तो एक स्माइल आ जाती है। वैसे ही फ्रांस ब्लश करता है एंड हम उसको कहते हैं कि पुअर फ्रांस, क्लास में आओ, वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे ही बिना शुरू करने वाले थे आज का लेसन। तो फ्रांस फटाफट जाके अपनी सीट पे बैठ जाता है। सो गाइस, क्लास में एंटर करने के बाद फ्रांस 2 अनयूजुअल चीजें नोटिस करता है। पहली चीज कि एम हैमिल ने आज स्पेशल कपड़े पहने हुए थे। जैसे हम शादी में जाकर तो स्पेशल कपड़े पहनते हैं ना, वैसे ही एम हैमिल ने एकदम स्पेशल कपड़े पहने हुए थे। क्या स्पेशल कपड़े थे? इस पे क्वेश्चन आता है। अ ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, अ फ्रिल शर्ट, अ सिल्क ब्लैक एम्ब्रॉयडर्ड कैप। ये 3 चीजें एम हैमिल ने पहनी थी। अ ग्रीन कोट, ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, अ फ्रिल शर्ट एंड अ ब्लैक सिल्क कैप, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड। ठीक है, ये कपड़े एम हैमिल तभी पहनते थे ऑन अ स्पेशल ओकेजन, जैसे कि प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन या कोई फंक्शन हो, ठीक है, तब ये कपड़े एम हैमिल पहनते थे। तो आज एम हैमिल ने ये कपड़े क्यों पहने हैं? तो पहली चीज तो ये फ्रांस से नोटिस करी। दूसरी चीज फ्रांस देखता है कि क्लास की लास्ट बेंचेस पे, क्लास की बैक बेंचेस पे विलेजर्स बैठे होते हैं। मैंने आपको बताया था ना कैरेक्टर्स में एक कैरेक्टर विलेजर्स का भी था। तो सो गाइस, क्लास की बैक बेंचेस पे विलेजर्स बैठे हुए थे। तो कौन कौन बैठा हुआ था मैं बता देती हूँ आपको। आपकी बुक में जो लिखा है मैं वही बता दी हूँ। ओके, सो ओल्ड हॉशर बैठा हुआ था, ठीक है, ओल्ड हॉशर बैठे हुए थे जिन्होंने 3 कॉर्नर्ड हैट पहनी हुई थी, 3 कॉर्नर्ड हैट, ठीक है, और उनके जो लैप होता है, उनके लैप पे ओल्ड प्राइमर खुली हुई थी और उस ओल्ड प्राइमर के ऊपर उसके पेजेस पे स्पेक्टिकल्स पड़े हुए थे, स्पेक्टिकल्स रखे हुए थे, ठीक है। ये आपकी बुक में लिखा हुआ है तो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो ठीक है, ये ओल्ड हॉशर हो गए विथ 3 कॉर्नर्ड हैट एंड अ ओल्ड प्राइमर ऑन हिज लैप। सेकंड, फॉर्मर मेयर एंड फॉर्मर पोस्टमास्टर, और काफी लोग बैठे हुए थे, ठीक है, और सबके चेहरे उदास थे, उतरे हुए थे, एज इफ उनको गिल्ट हो, ठीक है, वो परेशान हो, दे आर फीलिंग सॉरी फॉर समथिंग। तो वो चीज क्या थी? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, जैसे ही सब लोग बैठ जाते हैं, सब लोग सीटेड हो जाते हैं एकदम, ठीक है, तो एम हैमिल अपनी एकदम खड़ी भारी आवाज में, या कह लो दुख से भरी आवाज में कहते हैं कि
स्टूडेंट्स, दिस इज आवर लास्ट लेसन। एक मिनट, मैं आपको बुक में से पढ़ाती हूँ, जो एग्जैक्ट उन्होंने बोला था ना, मैं आपको बताती हूँ। ये देखो, एम हैमिल बोलते हैं, माई चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। The order has came from Berlin to teach only Germany in the schools of Alsace and Lorraine. Okay? The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive. These lines were the thunderclap for France. अब मैं बताती हूँ इस लाइन का मतलब क्या था। काफी सारे लोगों को समझ में आ गया होगा, मैंने पहले बता दिया था इस लाइन का मतलब। सो गाइस, इन लाइन का मतलब था, एम हैमिल ये बोल रहे थे कि माय डियर चिल्ड्रन, आज ये आपका लास्ट लेसन है फ्रेंच का, क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आया है कि फ्रांस की दो डिस्ट्रिक्ट यानी एल्सेस और लॉरेन के स्कूल्स में कल से सिर्फ और सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। ठीक है, उसका रीजन मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है। ठीक है, सिर्फ जर्मनी पढ़ाई जाएगी। तो ये आपका आज लास्ट फ्रेंच लेसन है एंड आई वांट यू टू बी वेरी अटेंटिव। ओके, दीज वर्ड्स वर द थंडर क्लैप फॉर फ्रांस। वो बहुत ही ज्यादा, उसको ऐसा शॉक लग गया कि है आज से कल से हम फ्रेंच नहीं पढ़ेंगे। मुझे तो अभी पढ़नी भी नहीं आती थी, मुझे तो बोलनी भी नहीं आती थी, मैं तो ठीक से सीख भी नहीं पाया था इस लैंग्वेज को, और ये लैंग्वेज मेरे से हमेशा के लिए छिन जाएगी। उसको इतना ज्यादा बुरा लगने लगा, और फिर वो सोचता है कि अच्छा इसीलिए एम हैमिल ने आज ये स्पेशल कपड़े पहने हैं अपनी लैंग्वेज को ट्रिब्यूट देने के लिए, और बैक बेंचेस पे इसीलिए आज विलेजर्स बैठे हैं और सबके मुंह उतरे हुए हैं। और वो विलेजर्स क्यों बैठे थे लास्ट बैक बेंचेस पे? इसलिए ताकि वो एम हैमिल को ट्रिब्यूट दे सके, थैंक यू बोल सके उनकी 40 इयर्स की सर्विस के लिए। तो यहाँ पे एक 1 मार्क का क्वेश्चन आ गया कि एम हैमिल ने लास्ट 40 इयर्स से वो यहाँ पे एल्सेस एंड लॉरेन में क्या पढ़ा रहे थे? फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ा रहे थे। तो इसलिए अब फ्रांस को चीजें धीरे धीरे समझ में आने लगी, और साथ ही साथ वो इतना दुखी था कि सो गाइस, अब फ्रांस को जो बुक्स जो उसको कल तक न्यूसेंस लगती थी, और जो उसको वो बैग से भरी वो बुक्स जो उसको बहुत भारी बोझ लगती थी अपने कंधों पर, अभी वो उसको अपनी बेस्ट फ्रेंड लगने लगी है। और वो ये सोचता है कि कल से मैं इन बुक्स को पढ़ ही नहीं पाऊंगा। और यही सेम फीलिंग एम हैमिल के लिए भी थी फ्रांस की, कि एम हैमिल को वो बहुत खड़ूस और बहुत कि हमेशा अपने रूलर से हमें धमकाते रहते हैं, प्रेशर करते रहते हैं। वो एम हैमिल फ्रांस को अब बहुत ही स्वीट एंड काइंड लगने लगे थे। ऐसा होता है ना, जब हमारे पास कोई चीज होती है तो हमें उसकी वैल्यू नहीं होती, और जैसे ही वो हमसे छिन जाती है हमें उसकी असली वैल्यू इम्पोर्टेंस पता चलती है। तो वैसे ही फ्रांस के साथ हो रहा था। वो इन्हीं सब ख्यालों में अभी सोच रहा था कि यार अब से नहीं पढ़ पाऊंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे ही एम हैमिल ने उसका नाम कॉल आउट किया, किसके लिए? पार्टिसिपल्स के लिए। ठीक है, जिसके लिए वो स्कूल आया था। तो गाइस, जैसे ही एम हैमिल ने फ्रांस को बोला कि फ्रांस स्टैंड अप एंड रिसाइट द पार्टिसिपल्स, लेकिन फ्रांस को एक वर्ड भी नहीं आता था, और वो चुपचाप अपनी सीट पे खड़ा हो गया, और वो बहुत शेम फील कर रहा था कि आज उसकी लैंग्वेज का लास्ट डे हो और वो एक शब्द भी उसको नहीं आ रहा है। ठीक है, तो एम हैमिल ने बोला, वो फ्रांस सिट डाउन, आज मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, क्योंकि तुम्हारे चेहरे से लग रहा है कि तुम्हें खुद ही बहुत ज्यादा शेम फील हो रहा है, क्योंकि तुम्हें एक शब्द भी नहीं आता था पार्टिसिपल्स के ऊपर। तुमने आज तक अपनी लैंग्वेज को कभी सीरियसली नहीं लिया, और देखते ही देखते आज आपकी लैंग्वेज का यानी हमारे लैंग्वेज का लास्ट डे आ गया। और साथ ही साथ एम हैमिल बोलते हैं कि इसमें गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं है, गलती तुम्हारे पेरेंट्स की है, जो तुम्हें फार्म्स पे, फील्ड्स में भेजते हैं काम करने के लिए, ताकि तुम 2 पैसे ज्यादा यानी 2 पैसे एक्स्ट्रा कमा के लाओ। गलती मेरी भी है, मैं भी तुम लोगों को छुट्टी दे देता था जब मैं फिशरिंग के लिए जाता था, और मैं तुम लोगों को बोलता था कि मेरे गार्डन में पानी दे दो। तो गलती मेरी भी है, और तुम्हारी गलती तो है ही, क्योंकि तुम लोगों ने अपनी लैंग्वेज को कभी सीरियसली नहीं लिया। तो ओवरऑल हम सबकी गलती है। सो गाइस, आगे एम हैमिल कंटिन्यू करते हैं, बोलते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। इट इज द मोस्ट क्लियरेस्ट एंड द लॉजिकल लैंग्वेज। वैसे तो सारी लैंग्वेज अच्छी होती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन इस टाइम पे दिखाया जा रहा है कि एम हैमिल कितने उदास हैं, कितने सैड फील कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने बोला कि फ्रेंच लैंग्वेज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। अब इसके बाद इन लोगों का रीडिंग लेसन स्टार्ट होता है। सब लोग एकदम पिन
ड्रॉप साइलेंस होकर अपनी अपनी बुक्स में रीड कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर कोई क्लास में कोई बीटल भी आती है, कोई इंसेक्ट भी आता है, तो लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ क्लास में पेन के स्क्रैच होने की आवाज़ आती है, किसी भी चीज़ की आवाज़ नहीं आती है। सब लोग 100% देते हैं, फुल्ली कॉन्सेंट्रेटेड होके अपनी रीडिंग करते हैं। अब रीडिंग, सो गाइस ग्रामर एंड रीडिंग सेक्शन तो खत्म हो गया, अब होता है हमारा राइटिंग सेशन, ठीक है। राइटिंग सेशन में एम हैमिल छोटी छोटी न्यू कॉपीज सारे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पूरी क्लास में, जिसके ऊपर लिखा होता है एल्सिस लॉरेन, एल्सिस लॉरेन। आपकी बुक में लिखा हुआ है, आप लोग देख लेना, ठीक है। अब फ्रांस को वो एल्सिस लॉरेन, वो छोटी छोटी कॉपीज इतनी क्यूट लगती है और उसको ऐसा लगता है कि ये एक फ्लैग है जो पूरी क्लास में इधर उधर फ्लोट कर रहे हैं, ठीक है। अब सब लोग जैसे सबको कॉपीज मिलती हैं, सब लोग बहुत अटर कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करते हैं, लिखना स्टार्ट करते हैं और किसी को कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होती है, सब लोग अटर कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करते हैं, ठीक है। और आज फ्रांस को सब कुछ समझ में आ रहा था, यानी पहले फ्रांस को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आज क्योंकि वो लास्ट लेसन था और फ्रांस अपना 100% दे रहा था और समझाने वाला यानी एम हैमिल भी अपना 100% दे रहे थे, तो आज फ्रांस को बहुत सबको समझ में आ रहा था। इससे पहले तो उसको कभी इतना अच्छे समझ में नहीं आया, या तो वो ज़्यादा अच्छे से पढ़ रहा है या एम हैमिल जो समझाने वाले हैं वो अपना 1000% देकर समझा रहे हैं, ठीक है। गाइस जैसे ही सब लोग पढ़ रहे होते हैं एकदम अटर कंसंट्रेशन के साथ, मैंने आपको बोला ना पिन ड्रॉप साइलेंस था पूरी क्लास में, तो रूफ पे ना पिजन बैठकर हूट कर रहा था, पिजन हूट करता है ना, हूट, वैसे पिजन रूफ पे बैठकर हूट कर रहा था। तो सो गाइस फ्रांस पर्शियन वालों को एक टोन सा कसता है उस पिजन को लेकर कि अब क्या पिजन को भी बोलोगे क्या जर्मन में हूट करो, हमसे तो हमारी लैंग्वेज छीन रहे हो। इंग्लिश में लिखा है, मैं पढ़ के बताती हूँ आपकी लाइन में क्या लिखा है। विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, ये लिखा है आपकी बुक में कि आप पिजन से भी बोलोगे क्या, जर्मन में बोलो, हमसे तो हमारी लैंग्वेज छीन रहे हो, ठीक है। वो गुस्सा दिखाता है, अपना दुख दिखाता है लैंग्वेज के प्रति, ठीक है। सो गाइस जैसे ही फ्रांस बोलता है ना दैट विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, तो उसके बाद फ्रांस नोटिस करता है एम हैमिल को। अब एम हैमिल का क्या सिनेरियो है बुक में बताया हुआ है, देखो मैं बताती हूँ आपको पढ़ के, ठीक है। एम हैमिल वाज सिटिंग इन ऑन द चेयर मोशनलेस, ठीक है, वो एकदम मोशनलेस होकर चेयर पर बैठे हुए थे, ठीक है। एंड एज इफ, ठीक है, ही वाज गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर थिंग, यानी कि वो हर एक चीज को चेयर पर बैठकर मोशनलेसली वो एक चीज को बहुत ध्यान से इधर उधर देख रहे थे, ठीक है। और वो चाह रहे थे कि वो अपनी आंखों से ही सारी चीज की पिक्चर्स क्लिक कर ले, ठीक है। यानी कि उस टाइम पे कैमरा नहीं होता था, तो एम हैमिल एकदम फील कर रहे थे हर एक चीज को जो उन्होंने लास्ट 40 साल में यहाँ पर की है, ठीक है। एक एक दीवारों को एवरीथिंग, ठीक है। और एक एक चीज को फील करे भी क्यों ना, 40 साल से एम हैमिल ने यहाँ पर इसी रूम में इसी जगह सर्विस दी है अपनी एज अ फ्रेंच टीचर। अब बताती हूँ फ्रांस क्या बोलता है। फ्रांस बोलता है कि 40 years he had been there in the same place, ठीक है, with his garden outside the window and the classes in front of him। 40 साल हो गए गार्डन को, ठीक है, जो उन्होंने बनाया गार्डन, ठीक है, वो विंडोज, वो क्लासरूम, सब कुछ सेम है, ठीक है। और बदला है तो क्या बदला है, 2 ट्रीज लगाई थी एम हैमिल ने, ठीक है, 2 ट्रीज लगाई थी, एक वॉलन ट्री और एक हॉग पॉइंट्स के प्लांट, ठीक है, ये 2 लगाए थे। अब 40 सालों में क्या बदला है कि वॉलन ट्री और हॉग पॉइंट के प्लांट्स जो हैं वो बड़े हो गए हैं और जो डेस्क और टेबल चेयर्स हैं वो स्मूथ हो गई हैं, ठीक है। बस यही 2 चीजें बदली हैं और कुछ नहीं बदला है, वही क्लासरूम है, वही स्टेयर्स हैं, वही कॉरिडोर है, वही विंडोज है और वही गार्डन है, ठीक है। और इन सारी चीजों को एम हैमिल सोच के बहुत परेशान हो रहे थे। सो गाइस अब फ्रांस जैसे ये सारी चीजें सोच रहा होता है, उसको ऊपर से यानी कि उसके ऊपर वाले फ्लोर से फर्नीचर की स्क्रैच होने की आवाज आती है, यानी फर्नीचर को शिफ्ट करने की आवाज आती है। तो मैंने आपको बताया था कि कैरेक्टर्स में जब बताए थे मैंने आपको वो 5 कैरेक्टर्स, तो उसमें लास्ट कैरेक्टर कौन था, 5वां कैरेक्टर था एम हैमिल की सिस्टर। तो जो हाँ वही सिस्टर एम हैमिल की वो फर्नीचर यानी कि वो सामान पैक कर रही होती है, क्योंकि अब तो उन लोगों को जाना है, क्योंकि कल से तो जर्मन पढ़ाई जाएगी, तो उन लोगों का भी यहाँ पे रुकना वेस्ट है, इसलिए अब वो लोग अपना सामान पैक कर रहे हैं एल्सिस लॉरेन को छोड़ने के लिए। सो गाइस एम हैमिल की सिस्टर ने सारी पैकिंग कर ली होती है यहाँ से, यानी कि निकलने की, ठीक है, एंड सब कुछ हो जाता होता है, पैकिंग भी हो जाती है, ठीक है। एम हैमिल ने अपने लास्ट लेसन्स भी दे दिए होते हैं और अब बज जाते हैं 12।
बेल बज जाती है, 12 बज जाते हैं और आज की क्लास, आज का लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। और रशियन सोल्जर्स वापस से आते हैं ड्रिल करते हुए। जैसे ही सुबह जो सोल्जर्स मिले थे फ्रांस को, वो वापस आते हैं ड्रिल करते हुए, ठीक है। और लेसन खत्म हो जाता है और एम हमिल अपनी चेयर से उठते हैं, बहुत दुखी लग रहे होते हैं, बहुत सेंटी मतलब बहुत सैड लग रहे होते हैं वो, ठीक है। और वो कुछ कहना चाहते हैं, ब्ला ब्ला, वो कुछ कहना चाहते हैं लेकिन वो कुछ कह नहीं पाते, क्योंकि सब लोग, ऐसा टाइम होता है कि सब लोग बस रोने को होते हैं, यहाँ तक गला भरा होता है एम हमिल का, मतलब वो कुछ भी नहीं कह पाते, ठीक है। तो वो क्या लिखते हैं, ऐसे मुंह मुड़ते हैं और चौक उठाकर वो लिखते हैं वीवे ला फ्रांस, ठीक है। एंड वो कुछ कह नहीं पाते कि नाउ यू मे लीव या द क्लास इज ओवर, ठीक है। वो कुछ नहीं कह पाते क्योंकि वो बहुत सैड होते हैं और वो बस एक जेस्चर बनाते हैं ऐसा, ठीक है, ऐसे जेस्चर बनाते हैं कि अब क्लास खत्म हो गई है, यू ऑल में लीव। तो गाइस, जो मैंने आपको बताया था एम हमिल मुड़ के जो लिखते हैं वीवे ला फ्रांस, तो उसका मतलब क्या होता है? वीवे ला फ्रांस का मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस, ठीक है। वीवे ला फ्रांस का मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। और एम हमिल ने लास्ट लेसन को खत्म कैसे किया? क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्या उन्होंने कुछ बोला? नहीं, वो बोला उन्होंने कुछ नहीं, क्योंकि वो उस हालत में नहीं थे कि वो कुछ बोले। उन्होंने सिर्फ एक जेस्चर बनाया कि ऐसे, जिसका मतलब होता है नाउ क्लास इज ओवर, यू मे लीव। सो दिस वाज द लास्ट लेसन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो गाइस, दिस इज इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो समझ आई हो तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि आगे नेक्स्ट चैप्टर्स की वीडियो भी मैं बना सकूं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो ही लाइक करना, डिसलाइक कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि वीडियो में क्या कमी रह गई थी। नेक्स्ट टाइम उस कमी को पूरा करने की मैं कोशिश करूंगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर,